साइट्स विच आर ऑल्सो अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बाकियों से डिफरेंट होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। हम कहते हैं अभी तक जितना हमने मोस्टली एंटीबायोटिक्स पढ़े हैं, लाइक पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, उनकी होती है टाइम डिपेंडेंट किलिंग, यानी मिनिमल मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है, उस कंसंट्रेशन पे, मिनिमम कंसंट्रेशन पे जिसपे बैक्टीरिया की किलिंग या फिर जो ग्रोथ है वो स्टॉप होना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर MIC से लेस होगा तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी। कहते हैं एक दफ़ा अगर MIC रीच हो गया, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट किलिंग में, तो उससे ऊपर जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ा दें उसका अफेक्ट नहीं पड़ता एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी पे। किस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है? टाइम का, कि वो कितनी देर तक है अबव द MIC। ठीक है, अबव द MIC कंसंट्रेशन चाहे जितनी बढ़ा दो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। सो एज लॉन्ग एज पॉसिबल होगा तो वो MIC को अबव रखना पड़ेगा टाइम डिपेंडेंट किलिंग में। लेकिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो शो करते हैं कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग में क्या होता है कि MIC से ऊपर जितना पीक ड्रग लेवल है, यानी जितनी मैक्सिमम ड्रग लेवल है ना, उस पर डिपेंड करेगी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, एक दफ़ा MIC से ऊपर चले जाओ तो जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उतनी ही कहते हैं बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है वो किल होती जाएगी, और उनका किलिंग रेट जो है या ग्रोथ स्टॉप होने का जो रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ अबव MIC, तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। सेकंड हम कह रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, एक तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, सेकंड हम कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता है कि अब एक दफ़ा प्लाज्मा में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स डिटेक्ट नहीं हो पा रहे, लाइक उनका लेवल जो बहुत कम हो गया, अब MIC से भी जो है वो कम हो गया। ठीक है, पहले पीक रीच की और फिर उसके बाद कम होता गया और MIC से भी कम हो गया, लेकिन MIC से कम होने के बाद भी वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रहे हों तो उसे हम कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। यानी ब्लड में डिटेक्ट ना हो पा रहे हो, इतने लेवल्स ना हो कि वो डिटेक्टेबल हो, लेकिन फिर भी वो अपना एक्शन परफॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब इनकी टॉक्सिसिटी क्या है? जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट एक और भी शो कर रहा था, दैट वाज स्ट्रेप्टोग्रामन्स, राइट। फिर हम कहते हैं इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है। टॉक्सिसिटी किस चीज, दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो थ्रेशोल्ड पे, यानी एक पॉइंट, एक ऐसा क्रिटिकल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है जहां पर पहुंच जाए तो उससे ऊपर अगर होगा तो टॉक्सिक होगा। ठीक है, वो एक थ्रेशोल्ड है, मिनिमम थ्रेशोल्ड, जिससे ऊपर ड्रग टॉक्सिक होती है। तो टॉक्सिसिटी थ्रेशोल्ड पे भी डिपेंड करती है और उस थ्रेशोल्ड से ऊपर कितने टाइम तक वो कंसंट्रेशन रही है। ठीक है, लाइक उस थ्रेशोल्ड को एक दफा पास कर लिया कंसंट्रेशन ने, और उससे ऊपर हम कहते हैं कितनी देर तक वो रहेगी, तो उस टाइम पे भी हम कहते हैं डिपेंड करती है टॉक्सिसिटी। फिर हम कहते हैं ये जो टाइम होता है, ठीक है, टाइम होता है ये शॉर्टर होता है व्हेन सिंगल लार्ज डोज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर गिवन। लाइक एक ही दफा में हमने बहुत ज्यादा अमाइनोग्लाइकोसाइड दे दी तो वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगी, लेकिन थ्रेशोल्ड से ऊपर जो ज्यादा देर नहीं रहेगी, वो वापस कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम मल्टीपल स्मॉलर डोजेस देते रहेंगे तो वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी और ज्यादा देर तक थ्रेशोल्ड से ऊपर रहेगी, राइट। तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग को देखकर, टॉक्सिसिटी को देखकर हम कहते हैं कि इसलिए हम वन लार्ज डोज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड देते हैं कि पीक लेवल्स उसमें रीच हो जाए और वो अपना एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो है वो शो कर सके। फार्माकोकाइनेटिक्स देखी जाए तो इसकी हाफ लाइफ 2 to 3 आवर्स होती है। हेक्सोज रिंग होती है, 6 कॉर्नर रिंग, और उसके साथ कुछ अमाइनो शुगर्स लगे होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम कहते हैं इन अमाइनो शुगर्स की वजह से ना ये है पोलर। पोलर क्या होता है? इट इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल जब GIT में जाएगा, गट में जाएगा, तो इट वॉन्ट बी एब्जॉर्ब्ड प्रॉपरली। ठीक है, पोलर जो है इसीलिए वो ओरली ऑब्जॉर्ब नहीं होता, तो हम क्या देते हैं उसको, इंट्रामस्कुलर या IV देंगे। ठीक है, और पोलर होने की वजह से ही हम कहते हैं इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर की जो एंट्री है वो नहीं होती। ठीक है, पोलर है इसीलिए वाटर सॉल्युबल, इसलिए हम कहते हैं ये CNS की एंट्री भी इसमें नहीं होती, क्योंकि CNS में सिर्फ जो लिपिड सॉल्युबल है वो जाते हैं। फिर हम कहते हैं रीनल क्लियरेंस जो है वो क्रिएटिनाइन क्लियरेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की जो रीनल क्लियरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिएटिनाइन क्लियरेंस। क्यों? क्योंकि क्रिएटिनाइन क्लियरेंस इज सिंपली व्हाट अ मेजर ऑफ द किडनी फंक्शन। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा अच्छा किडनी का फंक्शन होगा उतनी ज्यादा क्रिएटिनाइन क्लियरेंस होगी, उतनी ज्यादा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की क्लियरेंस होगी। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम कहते हैं ये बैक्टीरियासिडल है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट अपटेक कैसे होती है? ये बैक्टीरिया है ना, सेल वॉल में क्या थे, पोरेंस थे, एंटर हो गया यहाँ पे। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पंप्स लगे होते हैं विच आर प्रोटॉन पंप्स एंड दे आर ऑक्सीजन डिपेंडेंट। ठीक है, तो वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को अंदर लेके जाएंगे। अब अगर ऑक्सीजन डिपेंडेंट है तो जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज नहीं करते, दैट इज एनारोब्स, ऑब्वियसली वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को अंदर अपटेक नहीं कर पाएंगे, तो एनारोब्स हम कहते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। हम कहते हैं साइनर्जिज्म में सेल वॉल इनहिबिटर्स, हम कहते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड से अंदर जाके
प्रोटीन को इनहिबिट करना है। लेकिन बाहर से उसकी पेनिट्रेशन को अगर इजी कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। और वो कैसे हम कर सकते हैं? सेल वॉल इनहिबिटर्स के थ्रू। सेल वॉल इनहिबिटर्स बीटा लैक्टमेसेस जो थे उनमें हम कहते हैं पेनिसिलिन्स, एस्ट्रियोना और कार्बापिनम्स जो थे दे वर यूज्ड इन साइनर्जिज्म विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। सेफलोस्पोरिन्स जो थे वो नेफ्रोटॉक्सिक थे, इसलिए हम उनको यूज नहीं करते, बट थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन को हम स्यूडोमोनास के अगेंस्ट जो है यूज कर लेते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ, बट मोस्टली दे आर नेफ्रोटॉक्सिक, सो दे आर नॉट यूज्ड विद साइनर्जिज्म। अब ये भी 30s यूनिट के साथ जाके बाइंड करेगा, जस्ट लाइक टेट्रासाइक्लिन्स बाकी सारे 50s के साथ कर रहे थे। अब इनके जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम कहते हैं राइबोसोम आके मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए आकर इकट्ठा होता है, दैट इज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसको बनने नहीं देगा। मैसेंजर आरएनए की मिसरीडिंग कराएगा, यानी कि एक रॉन्ग अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करवा देगा, जिसकी वजह से कहते हैं प्रोटीन बनेगा तो सही, बट दैट विल बी नॉन फंक्शनल और वो डिग्रेड हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट कर सकता है। और फिर हम कहते हैं जो हमारे पास पोलीसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम के ऊपर मल्टीपल मैसेंजर आरएनए के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स आते हैं, ठीक है, और फिर वो फंक्शनल होता है, ठीक है। तो ये पोलीसोम्स को नहीं करने देते, क्योंकि ये एक जब राइबोसोम लगता है तो वहीं पे इसको स्टॉप करवा देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं दैट इज सो कॉल्ड मोनोसोम, यानी एक ही मैसेंजर आरएनए पे एक राइबोसोम लगा होता है और वो नॉन फंक्शनल होता है। तो इसीलिए इस तरह से ये जो है मेरे पास इनके मोड ऑफ एक्शन है। क्लिनिकल यूजेस हम कहते हैं मोस्टली ना ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट यूज होते हैं, एज कम्पेयर टू मैक्रोलाइड्स और बाकी जो हमारे पास प्रोटीन इनहिबिटर्स थे, दे वर मोस्टली यूज्ड अगेंस्ट लाइक ग्राम पॉजिटिव। बट ये जो है ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट यूज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट नहीं इतने यूज होते। और एनारोब्स हमें पता है दे आर रेजिस्टेंट टू एनारोब्स। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन देखा जाए, विच इज द मेन ड्रग एंड ओल्डर ड्रग ऑल्सो, और इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है, सो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ओनली फॉर ट्यूलेरीमिया एंड बिबोनिक प्लेग। ट्यूलेरीमिया बेसिकली इज कॉल्ड आल्सो रैबिट फीवर, एनिमल्स से ह्यूमंस पे ट्रांसफर हो जाता है, और बिबोनिक प्लेग भी जो है वो लाइक रैट्स वगैरह से फ्ली बाइट्स के थ्रू जो है ह्यूमंस में ट्रांसफर होते हैं। इन दोनों के लिए हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरी जेंटामाइसिन। ओके, स्ट्रेप्टो एंड जेंटा। देन हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन इज आल्सो यूज्ड इन सेकंड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस। कॉम्बिनेशन थेरेपी, यानी किसी और ड्रग के साथ मिलकर जो है ये यूज होगा टीबी में। कौन सी टीबी में? जो रेजिस्टेंट हो गई है फर्स्ट लाइन ड्रग से, ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं सेकंड लाइन ड्रग के तौर पर हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी में हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा हम क्या यूज करते हैं? अमीकेसिन। अमीकेसिन जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं टीबी में, ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ ड्रग के लिए हम कहते हैं स्ट्रेप्टो प्लस अमीकेसिन। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखे। जेंटामाइसिन वही ड्रग ऑफ चॉइस यूज होगी। इसके अलावा हम कहते हैं ये हमारे पास एंटीरोकोकल एंडोकार्डाइटिस में भी यूज हो सकती है, इसका टॉपिकल यूज भी होता है। And gentamicin is not so gentle because it is like the most nephrotoxic of all the aminoglycosides, so it is not used much. Then tobramycin is just like others. हम कहते हैं इन तीनों को, ये जो तीनों है ना, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन, इनके स्पेक्ट्रम जो है तकरीबन सिमिलर ही है, और ये बस थोड़े से इनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। टोब्रामाइसिन क्या कहते हैं कि स्यूडोमोनास के अगेंस्ट थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है, बाकी भी होते हैं बट ये थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है। एंड एमिकेसिन जो है, एमिकेसिन हम कहते हैं एमी इट्स मदर। ओके, सो इट्स स्पेक्ट्रम जो है सबसे ज्यादा होगा, लाइक रेजिस्टेंट भी कम होता है। बाकी जितने भी जो भी ऑर्गेनिज्म इन दोनों को रेजिस्टेंट होंगे वो एमिकेसिन से ट्रीट हो सकते हैं। इसी तरह हम कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन से रेजिस्टेंट है तो सेकंड लाइन फॉर ड्रग टीबी जो है उसके लिए भी ये उनको ट्रीट करता है, टीबी के जो स्ट्रेन स्ट्रेप्टोमाइसिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। देन वी से कि एक होते हैं यूटीआईज। यूटीआईज के लिए एमिकेसिन और प्लाज्मोमाइसिन यूज होता है। ओके, ये दोनों ड्रग्स जो है यूटीआईज के यूज होते हैं। अब इन तीनों का जो स्पेक्ट्रम सिमिलर है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ये हमें होते हैं, हमें पता है। ग्राम नेगेटिव में इकोलाई, एंटीरोबैक्टर, क्लेब्सिला, नमूनिया, प्रोटियस, प्रोविडेंशिया और सिरेशिया, सीडोमोनास वगैरह सारे आ जाते हैं। इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजा और एम डिटायलिसिस। अच्छा, आपने नोट किया होगा ये दोनों जो है जहाँ भी होते हैं इकट्ठे ही आते हैं, क्योंकि इनका जो सिम्टम्स वगैरह हैं, डिजीज वो भी सिमिलर ही है। तो इनके खिलाफ और शिगेला जो कि कंटेमिनेटेड फीसेस फूड या वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है, इनके लिए भी अल्टरनेट्स के तौर पर यूज होते हैं। जितने भी ड्रग्स हैं ना ये वाले, इनके लिए अल्टरनेट्स के तौर पर ही यूज हो रहा है। देन हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए अकेले तो यूज नहीं होते, ठीक है, बट हमने जैसे पढ़ा था साइनर्जिज्म करवा सकते हैं पेनिसिलिन वगैरह जो होते हैं मीडियालेक्टोमेसिन के साथ, क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल को इनहिबिट करेगा और फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पेनिट्रेशन इजी हो जाएगी और वो अंदर जाकर बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। सो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में इन कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं, बट ग्राम नेगेटिव का जो इसका स्पेक्ट्रम है वो ज्यादा है। नियोमाइसिन एंड नेटलमाइसिन। जो नियोमाइसिन है हम कहते हैं इट इज ओनली यूज्ड फॉर टॉपिकल यूज मोस्टली, और कई बार ओरल यूज अगर हमें बॉवल फ्लोरा को एलिमिनेट करना हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज ओनली टॉपिकल यूज। और हम कहते हैं टॉपिकल यूज होता है इसलिए हम कहते हैं स्किन एलर्जिक रिएक्शंस की भी जो चांसेस हैं वो नियोमाइसिन में ज्यादा होते हैं। ओके,
बाकी ड्रग्स के मुकाबले में। नेटिलमाइसिन हम कहते हैं कि अब देखें साहब हमने पढ़ा है ना कि जो शुरू वाले होते हैं लाइक जो ओल्डर ड्रग्स होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और जो न्यू न्यू ड्रग्स बनते जाते हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है। तो अब हमने सारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ट्राई कर लिए, उनमें सब भी रेजिस्टेंट आ रही है, तो एंड पे हम किसके पास जाते हैं, नेटिलमाइसिन से। तभी यूज होता है जब सीरियस इन्फेक्शन सीरियस हो और रेजिस्टेंट हो बाकी अमाइनोग्लाइकोसाइड से। स्पेक्टिनोमाइसिन जो है ये मेरे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं है, इट इज अमाइनोसाइक्लिटोल और बट इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये किस में यूज होता है, नाइसीरिया में एज एन अल्टरनेट, अगर किसी को सीवियर पेनिसिलिन एलर्जी है किस में यूज होगा, नाइसीरिया में। स्पेक्टिनोमाइसिन इज यूज्ड इन नाइसीरिया। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म क्या बन जाते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव को हम लिखा के ये रेजिस्टेंस शो करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर क्या होती है, बहुत थिक होती है, तो पेनिट्रेशन जो है वो कम होती है। ओके। ग्राम नेगेटिव जो है उसमें प्लाज्मिड मीडिएटेड होती है, क्योंकि प्लाज्मिड में एक जीन होता है ग्रुप ट्रांसफरेजेस का जीन, ये वाला एंजाइम क्या करेगा, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का जो अमाइन फंक्शनल ग्रुप्स है ना, ठीक है, NH2 NH3 जो भी अमाइन फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर क्या कर देगा, ये एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देगा। ओके। और जो उनके OH ग्रुप्स हैं उनके ऊपर फॉस्फोराइल और एडिनाइलाइल ग्रुप्स को ऐड कर देगा। जब इनको ऐड करेगा तो उसकी इनएक्टिवेशन हो जाएगी एंजाइम्स अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। फिर हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन ओल्डर ड्रग है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कॉमन होती है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि राइबोसोमल बाइंडिंग साइट में क्या प्रोड्यूस करना शुरू हो गई है, चेंजेस होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वो बाइंड नहीं कर पाता। टॉक्सिसिटी देखी जाए तो हम कहते हैं इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, इसमें ऑडिटरी भी हो सकती है और वेस्टिब्यूलर भी हो सकती है, यानी कि मोशन बैलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं। ऑडिटरी जो है वो एमिकेसिन जो है ज्यादा कॉज कर सकता है AA, और वेस्टिब्यूलर जो बाकी दोनों है जेंटाटोग्रामाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉज कर सकता है। हम कहते हैं लूप डायोरेटिक्स जो है वो भी ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, तो अगर हम वो भी साथ में यूज कर रहे हैं इनके साथ तो फिर टॉक्सिसिटी जो है बढ़ जाएगी। प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल और फीटस में ये कॉज करती है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में हम कहते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देने चाहिए। अभी मोनिक है फीटस टू सेव, ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं चाहिए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड सल्फोनामाइड्स। ओके। देन हम कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी है बट रिवर्सिबल है, मोस्ट हमने कहा था जेंटामाइसिन जो है वो कॉज करता है। अगर साथ में हम बाकी नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स लाइक फ्यूरोसमाइड, वैनकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन ऐसा स्पोरेंस वगैरह दे रहे हैं तो फिर ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक हो सकता है, क्यूरारे लाइक ब्लॉक, क्योंकि वो एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगी, और पैरालिसिस की वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के होने के भी चांसेस होते हैं। तो हम क्या देते हैं, कैल्शियम देते हैं जो कि उनकी नर्व पोटेंशियल जो है बढ़ाए, और जो न्यूरोस्टिग्मी है कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाया हुआ न्यूरोस्टिग्मी जो है वो एसिटाइलकोलिन को डिजेनरेट करेगा ताकि वो एसिटाइलकोलिन का एक्शन दोबारा बढ़ा सकते हैं, इसलिए वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। फिर हम कहते हैं एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जैसे नियोमाइसिन में मोस्ट कॉमन होता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।